नमस्कार दोस्तों। मैं शरद के सामने शक्ति हूँ। मेरा नाम अमित है। स्वागत करता हूँ आपका रिकवरी के बाद ओल्ड टाइमर के साथ के इस स्पेशल इंटरेक्टिव सेशन में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है एक्सेप्टेंस इज द आंसर टू ऑल माई प्रॉब्लम्स टुडे। या हमारी जो स्टोरी सेक्शन है बिग बुक का उससे लिया गया है। और जब मैं ये में आया था तो ये सब जो शब्द थे सरेंडर, एक्सेप्टेंस, ह्यूमिलिटी, ये कॉन्सेप्ट जितने सुनने में अच्छे लग रहे थे उनको बहुत ही जल्दी मेरे को लगा कि ये उनको प्रैक्टिस करना उतना ही मुश्किल है। कई बार ऐसे ही लगता था कि जो भी कहा जा रहा है सिर्फ मान लो और कुछ करो मत। लेकिन ग्रेजुअली ये रियलाइज हुआ कि एक्सेप्टेंस कोई भावना नहीं है बल्कि एक प्रक्रिया है जो कि कदम दर कदम स्टेप्स के माध्यम से विकसित होती है। और आज हम इसी चीज को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज हमारे साथ हैं समीरन भाई, हमारे ओल्ड टाइमर समीरन भाई, जो कि प्रयास ग्रुप कोलकाता से हैं। और अ, समीरन भाई हमें बताएंगे कि ये जो टॉपिक है एक्सेप्टेंस, ये जो कॉन्सेप्ट है एक्सेप्टेंस, ये कोई थ्योरी नहीं है। ये प्रोग्राम ऑफ एक्शन एक्शन लेकर एक्सेप्टेंस उनके जीवन में कैसा आया, उनके अंदर बदलाव कैसे आया और आज उनकी जिंदगी में ये कैसे काम कर रहा है, ये अनुभव हमारे साथ में साझा करेंगे। तो समीरन भाई, आपका हार्दिक स्वागत है। और पहला क्वेश्चन मैं यही पूछना चाहूंगा। ये जो दो चीजें बोली जाती है, मैं भी जैसे ही आया था तो पहली दो चीजें ये थी, मान लो कि तुम शराबी हो और सरेंडर कर दो। तो क्या ये दोनों चीजें जुड़ी हुई है, अलग है, क्या रिलेशन है इनका? जी। दोबारा प्रश्न जरा पूछिए, मैं थोड़ा लिख लेता हूँ प्रश्न को। ओके। तो हम्म, जब भी कोई एक नया अल्कोहलिक ए में आता है उसे बोला जाता है ये चीज कि मान लो कि तुम शराबी हो, एक्सेप्ट कर लो कि तुम शराबी हो और हम्म, सरेंडर कर दो, है ना, कि हम्म, तुम शराब के सामने शक्तिहीन हो। मुझे भी हम्म, यही कहा गया। तो क्या हम्म। ये दोनों चीजें इनमें अंतर क्या है? ये कि कुछ इनमें कुछ रिलेशन है, ये अलग अलग है? और क्यों ऐसा कहा जाता है? जैसे ही कोई नया शराबी ए में आता है तो उसे ये चीजें क्यों कही जाती है? अच्छा, थैंक यू अमित भाई। दोस्तों, मेरा नाम समरन है। मैं एक ग्रेटफुल रिकवरिंग अल्कोहलिक हूँ। आज के दिन शराब से, पहली घूंट शराब से दूर हूँ। मैं अच्छा हूँ। अभी मुझे इस ग्रुप में बुलाया गया, तो इसीलिए मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। लेकिन एक डिक्लेरेशन है कि मैं बहुत कुछ नहीं जानता हूँ। तो थोड़ा बहुत जो भी जानकारी मुझे हासिल हुई है, उसी पे मैं सीमित रहूंगा और कोशिश करूंगा। तो जो प्रश्न आपने पूछा है कि ए में आने से बताया जाता है कि तुम मान लो कि तुम एक शराबी हो, और क्या बताया जाता है, तुम सरेंडर कर लो। यही यही ना बोले ना आपने? जी। तो इसमें अंतर क्या है? जी, क्या ये दोनों अलग अलग चीज हैं, हम्म, रिलेटेड हैं? और इस पे इतना जोर क्यों दिया जाता है शुरुआत में ही? अच्छा। देखिए, कोई मुझे बोला कि मान लो तुम एक शराबी हो, और मैं मान लिया। शराबीपन ऐसा चीज है नहीं। क्योंकि कहा जाता है कि शराबी वो शख्स है जिसको सबसे पहले पता चलता है कि दिक्कत हो रहा है, लेकिन सबसे मतलब आखिर में जाकर के वो मानता है कि वो एक शराबी है। तो जब तक मैं मुझे मैसेज मिला था 1996 में, और मानने का कि मैं एक शराबी हूं, मैं शराब की आगे शक्तिहीन हूं, इस चीज को मानने में मेरे को 10 साल लगा था। तो मुंह बोली बात है नहीं ये चीज। तो हम लोग बता सकते हैं कि शराबीपन क्या है। हम लोग ये बता सकते हैं कि कैसे आप समझ सकते हैं कि आप शराबी हो या नहीं हो। तो पहली बात तो ये है, एक स्टेज है। लेकिन मैं अपने हिसाब से जो देखा हूं कि
मैंने जब माना भी कि मैं शराबी हूं, फिर भी शराब का लालसा, ये लोभ इतना ज्यादा था, सब कुछ जानते हुए भी शराब के द्वारा मिलता हुआ वो जो सेटिस्फेक्शन, उसे मैं छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। हालांकि माना कि शराब मेरी प्रॉब्लम है, फिर भी मैंने पिया। लेकिन एक समय आया जब शराब से मिला हुआ सुख और शराब से मिला हुआ दुख, दुख इतना ज्यादा हो गया था कि सुख दिखाई नहीं पड़ रहा है। तब जाकर के मैंने हार माना था और स्वीकार किया था सही तहे दिल से कि हाँ, मैं शराबी हूं। नंबर वन, यानी इसमें देखिए बताया जाता है वी एडमिटेड वी आर अल्कोहलिक्स। तो एडमिटेंस तो हो गया, ये सत्य है, लेकिन एडमिटेंस और एक्सेप्टेंस में एक फर्क है। एडमिटेंस को कहा जाता है कि एक्नॉलेजिंग द ट्रूथ ऑफ अ सिचुएशन। तो मेरे लिए सत्य क्या है कि हाँ, शराब मेरे लिए प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी मैं पिए जा रहा था। लेकिन एक्सेप्टेंस को बताया जाता है कि एम्ब्रेसिंग द सिचुएशन एंड मूविंग फॉरवर्ड, यानी इसको माना भी और आगे क्या करना है, यानी कुछ करना है, ऐसा सोच मैंने पकड़ा और उसी हिसाब से दोस्तों को कहा, पूछा कि मेरे को करना क्या है, क्योंकि मैं इन चीज से निकलना चाहता हूं। तो जब मैं ऐसा मन बना लेता हूं, तब जाकर के ये सरेंडर नाम का जो चीज है ना, ये अपने अंदर पैदा होती है। यानी नाउ आई एम रेडी टू सरेंडर। का मतलब क्या है? आई वॉन्ट टू सर्वाइव, मैं बचना चाहता हूं, तो आई एम रेंडरिंग माई सेल्फ टू यू। क्योंकि आप लोग जीते हुए चैंपियंस हो, आप भी मेरे जैसे थे, आप भी एक रास्ता फॉलो करके आप आज के दिन सोबर हो, तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे डायरेक्शन दें, उसी हिसाब से मैं चलूंगा। तो ये होता है सरेंडर। तो ये प्रक्रिया है, तो एक दिन में तो होने वाली नहीं है, और कोई बोला और मैं समझ सुन लिया, ऐसा भी होता नहीं है। मेरा अनुभव तो यही कहता है। थैंक यू। थैंक यू सो मच प्रवीण भाई। अ, इसी से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन आता है कि अ, अगर मैं ये मानता हूँ कि मैं शराबी हूँ, तो क्या इसका मतलब ये है कि मेरा पूरा जो वजूद है ये शराबी से ही पहचाना जाएगा? मेरी पूरी आइडेंटिटी जो है वो अल्कोहल से ही पहचानी जाएगी? और ये क्या ये सिर्फ एक सच है और बहुत सारे सचों में जो मुझे धीरे धीरे पता चलता है? इस पे आपके क्या अनुभव रहे, प्लीज साझा कीजिए। देखिए, मैं एक शराबी था जरूर, लेकिन साथ ही साथ में बहुत सारे चीजों में मैंने कुछ नाम हासिल किया था। तो बहुत सारी चीजों में मैं जीत भी हासिल किया था। तो ये जो शराबीपन है, तो मैं क्या सिर्फ शराबी के तौर पे जाना चाहूंगा? यही मैं आप पूछ रहे थे ना? जी जी। ओके। तो शुरू शुरू में तो मुझे बहुत दिक्कत होती थी, एक आइडेंटिटी क्राइसिस होता था। लेकिन सोब्राइटी में आने के बाद जब मैं धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता रहा, तो मैंने देखा कि हालांकि मैं शराब नहीं पी रहा हूं, लेकिन वही गुस्सा, वही डर, वही दुख, वही ईगो, ये सब मेरे साथ 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 चल रहा था। और हालांकि मैं सोबर था, लेकिन आई वॉज नॉट एंजॉइंग माई सोबराइटी। लाचार इंसान हूँ, शराब पी नहीं सकता हूँ, ए में आया हूँ, ए को पकड़ जकड़ के रखा हूँ, क्योंकि ए से अगर निकलेंगे तो शराब दोबारा पकड़ लेगा तो मैं मर जाऊंगा। तो मैं चल रहा था इस तरह से। तो बीच बीच में बहुत रोना आता था, अरे यार कहाँ फंस गया है। एक बिजनेस है मेरा, इतने सारे लोग हैं जो मुझे प्यार करते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे फॉलो करते हैं, ये सब रहते हुए भी ये लाचारी पन की जिंदगी जीना बहुत मुश्किल हो रहा था। मैं बहुत प्रार्थना की भगवान से, मैं अपनी बात बोल रहा हूं। एक समय मेरे अंदर से एक उत्तर आया कि तुम सब कुछ हो, जितना कुछ भी तुम मतलब अचीव किया है, तुम सब कुछ हो, लेकिन हर एक चीज के आगे एक शराबी बिठा लो।
क्योंकि तब मैं फिजिकली सोबर तो था, लेकिन इमोशनल सोब्राइटी तब तक आया नहीं था। तो मैंने क्या किया था, मैं एक लड़का हूं अपनी माँ का, तो मैं बिठाया था शराबी लड़का। मेरा शादी हो चुका था, मैं शोहर हूं किसी का, हस्बैंड। तो मैंने लेफ्ट में लिखा शराबी हस्बैंड। तो दोनों बच्चा है मेरा, फादर हूं शराबी, अल्कोहलिक फादर। मैं बिजनेसमैन हूं, लेफ्ट में एक बिठाया था वर्ड, अल्कोहलिक बिजनेसमैन हूं। तो जैसे जैसे मैं मेरा हर एक एक्सपोजर जो है, सोशल एक्सपोजर जो है, उसके बायां और एक अल्कोहलिक 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 शब्द लिखा ना, वो चीज मुझे बार बार एक चीज में इशारा करता था कि तेरे अंदर पागलपन है, हालांकि तू नहीं पी रहा है। तो वो चीज में हुआ क्या था, मेरे को पता था कि मेरा जो पागलपन है इमोशन का, ये कभी भी उभर के आ सकता है, कभी भी ये उभर के आएगा, मुझे भी डिस्टर्ब करेगा, उल्टा आदमी उल्टा तरफ जो है उनको भी डिस्टर्ब करेगा और नुकसान ही नुकसान पहुंचाएगा। तो ऐसा करते हुए मैं लेकिन खुद को अवेयर रखता था। और ये चीज करने से ना एक चीज होता था, क्योंकि मेरा ईगो बहुत ज्यादा था, बहुत स्टाबॉर्न था। तो बीच बीच में अंदर से एक आवाज आती थी, चलो कर लेंगे, जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन दो चार बार ऐसा किया भी, तो कुछ कांड किया भी, तो लगा कि अभी जो टेंशन है, जो एंजाइटी है, जो सॉरो है, तो उसके खातिर हो सकता है मैं दोबारा पी लूं। तो ये एक फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया था खुद को अवेयर रखने के लिए कि मैं एक शराबी हूं। तो ये लेकिन मेरे लिए काम कर गया, ये मेरे को अवेयर रखता था। मेरा हर एक एक्सपोजर जो है, हर एक मतलब भूमिकाएं जो है, उसमें मुझे अवेयर रखता था। और जब भी याद पड़ता था तो मैं समझ जाता था। तो मेरे लिए कुछ ऐसा ही था। आप क्या करेंगे ये तो आपके ऊपर है। थैंक यू। थैंक यू सो मच समीरन भाई। और ये चीज ही तो डाइजेस्ट नहीं हो रही थी ना मुझे। मुझे तो यही नहीं डाइजेस्ट हो रहा था कि मुझे ये तो पता था कि मैं कुछ अधिक मात्रा में शराब पी रहा हूँ। शराब मुझे कुछ प्रॉब्लम बनती जा रही, क्योंकि कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स हो रही है, कुछ इमोशनल प्रॉब्लम्स हो रही है, ऐसा ये सब चीजें थी। लेकिन क्या मैं शराबी हूँ? क्योंकि शराबी की परिभाषा थी कि रोड पे गिरते फिरते पड़ना, वो सब चीजें है ना, अपना काम नहीं कर पाना। तो अभी आपने जो बोला कि अपने नाम के, अपने हर एक आइडेंटिटी के आगे ही शराबी लगा लेना। लेकिन जब कोई एक न्यू मेंबर आते हैं, मीटिंग में आते हैं, ये में आते हैं और मानते हैं कि हाँ भाई शराब से मुझे समस्या है, लेकिन मैं एक घूंट भी नहीं पी सकता हूँ, कभी भी नहीं पी सकता हूँ, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है डाइजेस्ट करने में। तो अगर ऐसी स्थिति है तो इसमें क्या किया जा सकता है? अच्छा, देखिए, ये जो ओ, प्रश्न आपने पूछा, ये बहुत सारे न्यूकमर की तो बात है। मेरा भी कुछ ऐसा ही था, क्योंकि मुझे मैसेज तो मिला था 1996 में, 20 क्वेश्चंस को जब मैं पढ़ा, तो बाद में तो मुझे पता चल गया था कि शराब मेरे लिए प्रॉब्लम है। लेकिन शराब से मिला हुआ वो जो हाई, वो जो खुशी, वो जो सुख, वो अगर चला जाएगा तो मैं जीऊंगा कैसे इतना लंबा जिंदगी, ये मुझे लगता था। तो मुझे अफसोस हुआ ना, इसीलिए तो मैंने ये का कहा माना नहीं। मैं दोबारा शराब को ही चुना था। तो ए में कुछ चीजें बहुत क्लियरली बताया गया कि देखिए भैया, पहले आप देख लो शराब आपके लिए समस्या है कि नहीं। तो कैसे मानेंगे? तो 20 क्वेश्चन हम लोग का तो है, आप ये पढ़िए,
इसका उत्तर दीजिए ऑनेस्टली, और खुद ही जान लीजिए आप कहां पर खड़े हैं। फिर आप खुद को प्रश्न कीजिए कि ये प्रॉब्लम अगर आपका है तो इस प्रॉब्लम को लेकर के आप करना क्या चाहते हैं, क्योंकि क्या सही है क्या गलत है। जिनको शराब का लत लग चुका है ना, ये सही गलत का फर्क उसके पास है नहीं, वो छीन लेता है। ये शराबीपन, ये जो जजमेंट है ना, जजमेंटल कैपेसिटी है, इसको छीन लेता है। तो फिर भी बहुत सारे अल्कोहलिक्स हमने देखा है, फिर भी शराब को ही चुने हैं। तो जो लोग शराब को चुने हैं या तो समय से बहुत पहले मर गए हैं, या फिर और कुछ घटा है उनके जीवन में। कोई लोग दिखते नहीं, कोई लोग बहुत सालों के बाद दिखाई पड़े हैं, लेकिन वो लोग बच गए हैं। ये हमारा अनुभव है। और दूसरा, कुछ ऐसे लोग हैं या तो ये लोग इतना कुछ कांड कर चुके हैं, इतना पेन एंड सफरिंग इनको मिला हुआ है, बोले यार हम तो सिर्फ ढूंढ रहे थे कि जरिया क्या है, जरिया मिल गया तो और पीछे मुड़ के देखना नहीं है, आगे ही निकलना है, बस रास्ता दिखा दो। और एक दूसरा कैटेगरी होता है जो बाद में देखे हम लोग, ये मेंबर्स लोग देखे हैं कि बहुत सारे ऐसे न्यूकमर्स भी आए थे जिनको लगा था कि प्रॉब्लम है, क्या करे, उनके विषय में भी कोई जानकारी नहीं है, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आ गए ए में। आकर के जैसे हम लोग की कहानियां सुने तो उनके पास ऑप्शन दोनों हैं अभी कि यार तू शराब को अगर पसंद करेगा, चूज करेगा, तो ये लोग जैसे खोया है तेरे को भी खोना पड़ेगा, सिर्फ पैसा नहीं, और भी बहुत सारे पेमेंट ये लोगों ने दिया है। शरीर का पेमेंट दिया है, रिलेशनशिप का पेमेंट दिया है, भविष्य का पेमेंट दिया है, पैसा को छोड़ के। तो ये सारा चीज लेकिन तेरे को पेमेंट के तौर पे देना है, तो तू क्या करेगा। तो बिल बताता है, एमी भी बताता है कि बाद में ऐसा ऐसा हुआ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आए थे, और उनके आगे अब आया हुआ लोग, उनका जो हाल देखा, ये लोग सुना, ये लोग घूम गए, बोले नहीं दोबारा शराब नहीं। और बिल क्या बताता है कि अगले आने वाले 10-15 साल का वो जो नर्क का जो भोग है, उससे ये लोग बच गए। तो बहुत कुछ होता है, हमें सिर्फ अपना मीटिंग में आकर के ऑनेस्टली अपने जीवन में जो घटा है इसको बोलना होता है। उससे न्यूकमर को पता चलता है कि अगला घूट उसके लिए क्या पेमेंट लेने वाला है उससे। तो कई लोग ऐसे हैं कि ये पेमेंट क्या है इसको सुन के, इसको जान के घूम जाते हैं रिकवरी को ओर। लेकिन फिर भी बताया जाता है कि हम लोग बहुत डेफिएंट हैं, हम लोग लड़ने वाले हैं, हम लोग सहजता से मानने वालों में से तो है नहीं। लेकिन जो लोग मानते नहीं, जो लोग फिर भी लड़ते हैं, उनको और ज्यादा टाइम लगता है। कईयों ने तो खो गया, फिर दोबारा वापस आया नहीं। कईयों ने और कुछ खो के दोबारा वापस आया, इतना लकी तो ये लोग थे ही। तो ऐसा बहुत कुछ मिला जुला के है। पर्टिकुलरली क्या है, क्या होना है, नहीं है, ये 1-to-1 किसी से बात करने से ही पता चलता है। थैंक यू। थैंक यू सो मच समीरन भाई। और डेफिनेटली बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, मैं क्या देता हूँ क्या छोड़ता हूँ। तो दोस्तों, ये एक इंटरेक्टिव सेशन है जैसा कि आप जानते हैं। और आपके यदि कोई प्रश्न हो आज के टॉपिक को लेकर, आप हैंड रेज कर अपनी प्रश्न पूछने की इच्छा व्यक्त कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और मैं पूछना चाहूंगा समीरन भाई से, और उसके बाद में आप लोगों के लिए फ्लोर ओपन है। निवेदन करना चाहूंगा, आगे आइए, क्वेश्चन पूछिए। तो समीरन भाई, ये अभी मैंने मैंने भी माना कि मैं शराबी हूँ ना, शराब की मुझे समस्या है। और शराब के मामले में तो मेरी जो सोच है कि मैं कंट्रोल से नहीं पी सकता, मेरी जो सोच बेसिकली, मैं जैसे चाह रहा था शराब पीना, वो तो मेरे लिए काम नहीं आई। तो उसमें तो मैंने मान लिया ये में जो जो बताया जा रहा था। लेकिन अब इसके आगे बोला जा रहा था कि
मैं इंसेन हूँ और एक उच्च शक्ति की अवधारणा मुझे पहले तो स्वीकार करनी पड़ेगी, फिर उसको अपना जीवन ही सौंपना पड़ेगा, 12 कदमों का कार्यक्रम करना पड़ेगा। तो क्या ये जरूरी है और कितना जरूरी है सोबर रहने के लिए? इसके ऊपर आपके एक्सपीरियंसेस क्या है? देखिए, एक इंसान, मुझ जैसा इंसान जब एएम में आया था तो इट्स फुल ऑफ ओल्ड आइडियाज। यहाँ आके मैं मीटिंग रूम में कई चीजें सुनता था, लेकिन मेरा ओल्ड आइडिया ये कहता था, यार कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं लोग, उतना नहीं चाहिए। हाँ, थोड़ा बहुत कर लेंगे, क्योंकि तब तक भी मैं खुद को बहुत स्मार्ट समझता था, पूरी तरह से हार नहीं माना था। हालांकि ये में आ गया, हर दिन मीटिंग में भी आ रहे हैं वगैरह वगैरह, लेकिन बीच बीच में गुस्सा हो जाना, बीच बीच में डर जाना, बीच बीच में दोबारा अगर शराब पी लूं तो यही डर आकर के खा जाता था। तो ये सारे चीजों से मैं जब भुगत रहा था और हर दिन मीटिंग करता था, तो मीटिंग में जाने से ये लोग लेकिन कहते थे एक बात कि आप प्रार्थना करो, आप प्रार्थना करो, आप प्रार्थना करो। तो भाई प्रार्थना क्यों करें? शरदपन मेरा है, मैं ये में आया हूं। ये स्ट्रेट वे में एक चीज बोल दिया कि ये स्पिरिचुअल प्रोग्राम है, ये कोई साइकोलॉजिकल प्रोग्राम है नहीं, कोई साइंटिफिक प्रोग्राम भी नहीं है, एक स्पिरिचुअल प्रोग्राम है। ये लोग बता रहे हैं कि एक तो हम लोगों ने देखा शराब को लेकर के अपना जो ऑब्सेशन है, अपना जो प्रीऑक्युपेशन है, शराब को लेकर के हम लोग का जो रिपीटेटिव थॉट्स है, शराब को लेकर के हम लोग का जो फैंटेसीज है, उसमें मन जब जब अटक जाता है तो हम दोबारा शराब ही पी लेते हैं। हालांकि हम लोग कितना भी प्रॉमिस करें दोबारा नहीं पिएंगे, फिर भी अपना प्रॉमिस से हम ही मुकर जाते हैं। तो इतना पावरलेस है हम। और ये लोग बताए कि हम लोग बहुत कोशिश की, अकेले भी, खुद की बल पर भी, लेकिन कभी हम लोग सफल हुए नहीं। तो हम लोग देखा कि ये ऑब्सेशन जो है, इसको लिफ्ट करने वाला कोई और है, जिनको हम में से बहुत लोग ईश्वर करके मानते हैं। फिलहाल ईश्वर अगर आपको को लेकर के आपका कोई समस्या है, तो फिलहाल के लिए आप अपना ग्रुप को भी अपना से ज्यादा एक ऊंचा शक्ति मान सकते हैं, इस प्रोग्राम को भी आप ऊंचा शक्ति मान सकते हैं, मान के चल सकते हैं। तो शुरू शुरू में बहुत सारे ऐसा होते हैं कि ईश्वर को नहीं, ग्रुप को मानता है, ग्रुप ऑफ ड्रंक्स, यानी जो समुदाय है इनको ये मानते हैं। तो ये इनके द्वारा जो गुड ऑर्डरली डायरेक्शंस है, इनको ये अपना ऊंचा शक्ति मानते हैं। तो उसको फॉलो करके जब चलते हैं तो धीरे 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 देखते हैं कि ये लोग तो बताते हैं यार प्रार्थना करो, चलो भगवान को जानते नहीं, वो कहाँ है, क्या करेगा नहीं करेगा है कि नहीं कोई पता नहीं, लेकिन ये लोग बताए हैं तो हमने मान लिया कि इन लोग की बात तो कम से कम सुनेंगे, और दोबारा पीने का भय भी है। तो करते करते थोड़ा बहुत मिरेकल्स होने लगता है। ये सिर्फ लॉजिकल बात है नहीं कि लॉजिकली कोई हमें सबूत दे दे, हमें प्रभावित कर दे, हम भक्त बन गए, ऐसा नहीं है। ये भी एक प्रोसेस है, केम टू बिलीव एक प्रोसेस है। तो जैसे जैसे हम प्रार्थना करते हैं, जैसे जैसे हम ये में वापस आ जाते हैं, जैसे जैसे एक दोस्त द्वारा जो भी बताया जाता है उसको हम फॉलो करते हैं, काम पे लाते हैं, तो हम उसका रिजल्ट भी देखते हैं। और जैसे जैसे ये रिजल्ट देखते हैं तो धीरे धीरे एक कॉन्फिडेंस पैदा होता है ए के ऊपर, ए के प्रति। तो ये प्रोसेस को फॉलो करते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं, तब कुछ दिनों के बाद ये 7 दिन हो सकता है, 1 महीना हो सकता है, 6 महीना हो सकता है, 5 साल हो सकता है, 10 साल भी हो सकता है कि कभी हमको लगे, वो जो ए में बताया जाता है ना, if you decide you want what we have and are willing to go to any length to get it, then you are ready to take certain steps. तो ऐसा मन का भाव में अगर पहुंचते हैं, तब जाकर के बोलते हैं चलो भाई मुझे हेल्प करो, मैं ये 12 कदम जो है इसको लेना चाहता हूं।
तो 12 कदम शुरू करने से पहले एक प्रिपरेटरी स्टेज है। इसमें काफी समय लगता है। किसी को बहुत मतलब थोड़ा समय में ही ये लोग रेडी हो जाते हैं, किसी को बहुत समय लग जाता है। तो ये तो अपने अपने ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन एक को पकड़ जकड़ के रखने से, आते रहने से धीरे 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 अपने आप बदलाव आता है, अपने में बदलाव आता है। और एक समय आता है जब दिल बोलता है नहीं, इसको मान के चलना है। तो तब जाकर के हम भगवान को क्या है, वो हायर पावर क्या है, उसको सोचते हैं। सेकंड स्टेप को और बढ़िया तरह से करते हैं। फिर जाकर के तीसरा कदम, फिर जाकर के बाकी और भी कदम जो है वो हम लेते हैं। तो वो तो बात की बात है, जब प्रिपेयर हो जाते हैं तब होता है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच समरेश जी। रवि भाई का हैंडल है। रवि भाई, स्वागत है आपका। जी, सभी भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम रवि, मैं एक एल्कोहलिक। है रवि भाई। जी, आवाज आ रही है मेरी? जी, लाउड एंड क्लियर। जी सर, मैं सर जी से एक सवाल पूछना चाह रहा था। जी, सिमरन सर, सर का नाम। सर, मैं ये पूछना चाह रहा था, सर करीब मुझे ए से जुड़े हुए 3 महीना हो गया सर, 3 मंथ। और 3 महीने में सर करीब मैं 2 दिन रिलैप्स हो गया, 2 बार रिलैप्स हो गया। एक कारण रिलैप्स का सेक्सुअल अराउजमेंट था, दूसरा कारण बीवी से मनमुटाव था। और एक विचार मन में ये आया कि रवि नहीं यार, इस बार मैं मैनेज कर लूंगा, 1 बियर पीऊंगा, 2 बियर पीऊंगा या 2 पैक पीऊंगा और मैं मैनेज कर लूंगा। तो लेकिन जब मैंने पीना शुरू किया तो मैं अपने मुंह के बल गिरा उल्टा, मतलब बुरी तरह। वही हालत हुई जो हमेशा होती है मेरी, 2 साल से जो इन आउट हो रहा है वही बुरी तरह। शरीर मतलब वही 8-10 बियर, 4 क्वार्टर, 5 क्वार्टर। तो सर मैं यही जानना चाह रहा था कि जो पहला विचार आता है कि मैं मैनेज कर लूंगा, उस वो हमें पता है कि भ्रम है, ये हमारे दिमाग में एक मतलब भ्रम है। फिर भी सर उस चीज से कैसे बचें? उस समय हमें सडन डिसीजन क्या लेना चाहिए, प्रे करना चाहिए, क्या करना चाहिए सर उस भ्रम से बचने के लिए सर, कि मैं मैनेज कर लूंगा? हम्म। जी रवि भाई, आपका प्रश्न जितना तक मैं समझ पाया कि 3 महीना हुए आप जी ए के साथ जुड़े हैं। कभी भाभी के साथ झगड़ा उगड़ा होती है, कभी सेक्स भी एक जी। टॉपिक है जिसको लेकर के आप परेशान हैं। और बीच बीच हम्म। में मन में ये ख्याल आता है कि मैनेजेबली पी सकता हूँ। और आउट ऑफ हम्म। दैट प्रोवोकेशन और टेम्पटेशन आप पी लेते हैं, लेकिन अनमैनेजेबल हो जाते हैं, है जी ना? बिल्कुल। जी। जी तो आपका प्रश्न क्या है कि ये जो मैनेजेबली पी सकता हूँ, इस सोच को लेके मैं क्या करूं, ये ना? जी या जी 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 बिल्कुल। जी। तो देखिए, ये शराबीपन एक बीमारी है। जब भी आप में कोई तनाव आ जाती है तो आपका ब्रेन का जो स्ट्रेस सिस्टम है वो एक्टिवेटेड हो जाता है। ये स्ट्रेस सिस्टम जब एक्टिवेटेड हो जाता है, टू स्टार्ट फीलिंग एंग्जाइटी। और जब भी आप एंशियस मोड में हो जाते हो, आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो एक्टिवेटेड हो जाता है। वो क्या करते हैं, वो जज करते हैं कि परिस्थिति क्या है, तो उसी के हिसाब से वो रास्ता भी दिखा देता है। तो क्या करना चाहिए, उनके पास एक ही डेटा है कि इस चीज से अगर रवि को निकलना है तो उसको पीना है। तो वहीं से अंदर से आपको आइडिया आता है कि तो रवि ऐसा अगर हाल है तो पी लो थोड़ा। तो जब ये सोच आता है, तब रवि भाई को फॉर द टाइम बीइंग ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस, शराबीपन, रिकवरी सब कुछ मन से एकदम या तो हवा हो जाता है, या फिर अंदर अंदर ही अंदर एक एक खिंचातानी शुरू हो जाती है। पीऊं ना पीऊं, पीऊं ना पीऊं, ऐसा होता है। तो कुछ देर रवि भाई अकेले लड़ते हैं इस सोच से, फिर जाकर के पीने का जो सोच है उस सोच का ही जीत हो जाती है और रवि भाई जाकर के पी लेते हैं। कुछ इस तरह सा होता है आपका?
जी एग्जैक्टली यही होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट। ओके रवि भाई, हर एक शराबी का हाल ऐसा ही है, यू आर नॉट डिफरेंट। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस इसीलिए बताता है कि अ पावर ग्रेटर देन आवर सेल्फ कुड रेस्टोर अस टू सैनिटी। क्योंकि एक शराबी को जब शराब पीने का वो सोच आ जाता है ना, वो जब ऑब्सेशन में तब्दील हो जाती है ना, वो रिपीटेडली आपको नॉक करता जाएगा। एक बार ना, दो बार ना, तीन बार ना, चार बार ना, पांचवा छठा बार जाकर के उस ना को आपको हाँ बोलना ही है। जब तक आप हाँ नहीं बोलिएगा वो आपको छोड़ेगा नहीं। इसीलिए शराब के प्रति वो जो आपका ऑब्सेशन है, उसके साथ अगर आप अकेले में लड़ेंगे तो बार बार आपको हारना पड़ेगा, क्योंकि वो सोच जो है वो आपकी शक्ति से ज्यादा है। इसीलिए जब भी शराब पीने की इच्छा हो, जब भी ये ख्याल जगे, सबसे पहले आपका काम है ये जो ऊंचा शक्ति, हायर पावर, पावर ग्रेटर देन आवर सेल्फ, गॉड ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग, जो भी ये बता रहा है, उनसे प्रार्थना करना है, उनसे जुड़ना है। तो एक शराबी जब उस वक्त उस शक्ति से जुड़ जाता है तो उसका इच्छा और उनका शक्ति, ये दो जब एक हो जाता है, तब जाकर के वो ऑब्सेशन से वो जीत सकता है, वरना नहीं। तो आपको दो चीज का ख्याल रखना होगा। आप बोले ना कि बीवी के साथ झगड़ा, तो हमें क्या बताया गया कि हंग्री, एंग्री, लोनली, टायर्ड, यानी आपको एंगर जो है, ये एंगर से बच के रहना है, आपको स्ट्रेस से थोड़ा बच के रहना है, ये तो करना ही होगा। दूसरी बात ये है कि हर दिन आप प्रार्थना करें। बिल का खुद का अनुभव ऐसा है, बहुत सारे लोग ना उन दिनों ए में आते भी थे, बाद में नहीं आ रहे, बिल खोज रहे कहाँ गया। इन लोग के घर पहुंच जाते थे तो इन लोग को पूछते थे आप क्यों पिए दोबारा। कोई बोलता है बीबी के साथ झगड़ा, कोई बोलता है बॉस के साथ झगड़ा, कोई बोलता है बच्चे के साथ झगड़ा, कोई बोलता था कि ऑफिस काम चला गया, बिजनेस डूब गया, बहुत पैसा का नुकसान हो गया। बिल बोला हर एक ने जो रिलैप्स किया बहुत अलग अलग कारण है, लेकिन इन लोगों में एक चीज कॉमन था, ये लोग प्रार्थना नहीं किए थे। तो अपने ईश्वर से या फिर हायर पावर, पावर ग्रेटर देन आवरसेल्फ, जिस नाम से भी आप पुकारे, इनके साथ एक संबंध बनाइए। ये संबंध अगर बन जाएगा तभी जाकर के आप बचोगे, नहीं तो बचना नामुमकिन है। क्योंकि हमारे अपने अंदर का शक्ति से हम इस ऑब्सेशन को हरा नहीं सकते। जब तक उनका शक्ति हमारे साथ नहीं जुड़ेगा हम बार बार हारेंगे। लेकिन एक का भी ऐसा ही कहना है, अपना भी ऐसा ही अनुभव है। थैंक यू जी, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच रवि भाई फॉर द लवली क्वेश्चन। नेक्स्ट राम भाई का हैंड देते हैं। राम भाई स्वागत है आपका। थैंक यू अमित भाई। गुड इवनिंग दोस्तों, मेरा नाम राम है, मैं एक अल्कोहलिक हूँ। समीरन सर से मेरा क्वेश्चन ये है, सॉरी, मैं 9 महीने से सोबर हूँ, और मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं ए में आया और मुझे बताया गया कि मैं शराब के सामने शक्तिहीन हूँ। मैंने लड़ना छोड़ दिया, सफलता मिली थोड़ा। अभी 9 महीने होने के बाद इतना ऑब्सेशन नहीं आता है। फिर मुझे पता चला मैं सिर्फ शराब के सामने नहीं, पीपल, प्लेस और सिचुएशन के सामने भी शक्तिहीन हूँ। फिर उनसे भी मैंने जूझना छोड़ दिया, थोड़ा और आसानी होना लगा लाइफ। लेकिन मेरे से अभी भी ये एक्सेप्ट नहीं हो रहा है कि मैं अपनी बीवी और बच्चों के सामने भी पावरलेस हूँ। इसमें क्या कहना आपका? तो इसकी वजह से मुझे अक्सर इसके लिए मुझे जूझना पड़ता है। देखिए, ये बीवी और बच्चे के आगे आप शक्तिहीन हो, शक्तिहीनता की मतलब टैग वहीं लगाया जाता है जहां हम लड़ रहे हैं। क्योंकि हम शराब के साथ लड़ रहे थे, पीपल, प्लेसेस, सिचुएशन के साथ शायद हम लड़ रहे थे, लेकिन अपना बीबी और बच्चा जो है, इनके साथ तो अपना लड़ाई का संबंध है नहीं।
तो इसमें होता क्या है, देखिए 9 महीना आपका हो गया, ये तो गॉड्स ग्रेस है, जो आपको वो ग्रेस मिल गया, आप अपने ईश्वर के साथ एक अच्छा संबंध प्रतिष्ठित कर पाए हैं, जिसके चलते शराब से आप दूर है। लेकिन कहा जाता है कि ये 12 कदम जो है ना, इस 12 कदम का अभ्यास अगर हम करेंगे तो धीरे धीरे ये एक्सेप्टेंस जो है ना, इसके बारे में और भी चीज खुलासा होगी। अभी देखिए अपना 12 कदम में क्या बताया जाता है कि आगे का रास्ता भी मैं चलूंगा। तीसरा कदम में मैंने सिद्धांत लिया। फिर चौथा कदम में जाकर के मैंने क्या किया, अपना चरित्र दोष क्या है, इसके ऊपर एक लेखा जोखा करेंगे। फिर ये जब सामने आता है, जब मैं किसी से शेयर करता हूँ, भगवान से भी और अपने खुद को भी स्वीकार करता हूँ, तब एक रास्ता आता है, यार तो तेरे को क्या छोड़ना है और क्या रखना है। तो उस विषय में भी मैं अपना स्पॉन्सर से काम करता हूँ। उसके बाद क्या आता है, प्रायश्चित करना। तो ये कदम जो है, इनको करते हुए आप अगर जाओगे तो शायद आपको लगे कि एक तो बीवी के साथ, बच्चे के साथ मेरा कोई लड़ाई झगड़े की संबंध है ही नहीं, जीतना या हारने की कोई बात है ही नहीं, नंबर 1। नंबर 2, अपनी शराबीपन के चलते अपने बीवी हो या बच्चे हो, इन लोगों को मैं क्या क्या चोट पहुंचाया हूं, क्या क्या नुकसान इनके जीवन में हुआ है। तो उसमें होता क्या है, देखिए पहला 7 कदम तक तो हम लोग अपने को लेकर के काम करते हैं। 8वां और 9वां कदम में ना, ये लोग को भी हम रिकवरी के दायरे में लेके आते हैं। तो जब सॉरी बोलते हैं, माफी मांगते हैं, एक ऑल्टर्ड एटीट्यूड हमारे अंदर पैदा होती है, एक अलग जो मतलब पहले जो करते थे वो बदलाव उसमें जब आता है ना, धीरे धीरे अपने ये लोग के साथ अपना संपर्क जो है ना, वो और भी सुधारने लगता सुधारता है। तो कोई एग्जिस्ट करना उतना ही उसमें सुविधा होती है। तो ये प्रक्रिया में से चलिए, मेरे ख्याल से ये जो उनके आगे मैं शक्तिहीन हूं कि नहीं हूं, ये प्रश्न रहेगा ही नहीं। बल्कि ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि ये तीनों मिलकर के एक हम लोग का टीम है। एक टीम के तौर पे हम तीनों जीवन से जूझेंगे, जीवन को जिएंगे भगवान के आशीर्वाद से और एक दिखाए हुए रास्ते से। तो इसमें होता क्या है, प्रोग्राम के जरिए चलिएगा तो आपका जो नजरिया है ना इस चीज में, ये इसमें बदलाव आ सकता है। मेरे को तो ऐसा ही लगा फिलहाल, लेकिन बाद में और भी कुछ है डिटेल में, दोबारा कुछ अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। थैंक यू। जी, थैंक यू सो मच राम भाई, लवली क्वेश्चन। यही कुछ परेशानियां मेरे साथ में भी रही है, इसी से कोई हैंडरेज नहीं है। तो प्रश्न पूछना चाहूंगा सुनील भाई की। पहली बात तो ये मानना कि लोग जो मेरे अगल बगल के जो लोग हैं, जो जैसे हैं, मुझे जब तक मैं उनको वैसा स्वीकार नहीं करता हूँ, तब तक मेरी आत्म शांति जो है वो गड़बड़ हो जाती है। लेकिन जैसे कल कुछ ही दिनों पहले की बात है, डिस्कशन चल रहा था बच्चों के एजुकेशन को लेकर। तो वहाँ पे मतलब उनका जो कहना था वो बहुत ही अलग है ना, कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, सिस्टम में प्रॉब्लम है। और मेरा कहना था कि भाई ये सिस्टम जो है, ये तो हम लोग सिस्टम तो बदल नहीं सकते ना। तो अ, मैं तब उसके बाद में मुझे ये लगा कि यार ये मैं क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा हूँ ना, मैं इनको चेंज करने क्यों जा रहा हूँ, मैं क्यों बताने जा रहा हूँ कि आप गलत सोच रहे हो। ये सोच आपके लिए ही नहीं है, बच्चों के लिए भी हानिकारक है। क्योंकि जब मैं ये बताने जाता हूँ तो उससे फायदा कुछ नहीं होता है, सिर्फ झगड़ा होता है, मनमुटाव होता है। तो ऐसी सिचुएशंस को मैं कैसे हैंडल करूं, कैसे एक्सेप्ट करूं, कैसे आगे बढ़ूं। अभी देखिए
ये जो रिलेशनशिप साइकोलॉजी है उसमें बताया जाता है कि आप किसी के साथ संबंध में जुड़ते हैं उससे पहले अच्छी तरह से उनको परख लीजिए, क्योंकि आपको अगर ऐसा लगे कि 70 या 80% तो अच्छा है, लेकिन थोड़ा बहुत 15, 20, 25% थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन मैं उसको ठीक कर लूंगा, तो साइकोलॉजी बताता है कि ये चीज ठीक होने वाला होता नहीं है। इसका मतलब ये है कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। हर एक इंसान के अंदर कुछ ऐसे खोट होंगे जिसको आप बदल नहीं सकते, लेकिन कुछ ऐसे खोट भी होते हैं जिसे बदला जा सकता है। तो ये कोई रातों रात लेने वाले डिसीजन है नहीं। मैं शुरुआती दिनों में कम से कम 2-3 साल तक अपनी माँ से लड़ता रहा, क्योंकि उनका जो दिनचर्या है उसमें से ऐसा कुछ था जो कि मेरे पसंदीदा नहीं था। हर बार उनको मैं सिखाने की प्रयत्न करता था, सुधारने की प्रयत्न करता था, और झगड़ा होती थी, तो अपना सेरेनिटी भंग होता था, पीस ऑफ माइंड चला जाता था, घर में एक सन्नाटा सा पैदा हो जाती थी। तो मैंने अपना स्पॉन्सर से जब बात किया तो उन्होंने पूछा, अरे यार ये प्रॉब्लम अगर तेरी माँ के अंदर है, तेरी पिताजी भी शायद कोशिश किए होंगे। हम हाँ जी किए होंगे, तो वो अगर नहीं सुधार पाए तो तू कैसे सुधारेगा भाई? तो हम क्या करें इसमें? तो तब से एक प्रेयर हम उनके लिए करते थे सुबह सुबह, गॉड ग्रांट मी द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट माई मदर एज शी इज। हमें आत्म शांति दीजिए कि वो जैसे हैं उसी हाल पे मैं उनको मान सकूं। तो ये एक चीज है, लेकिन ये प्रार्थना मैं कब से शुरू किया? कम से कम 3 साल के बाद। यानी 3 साल तक हमने कोशिश किया कि बदलाव आए। तो इसका मतलब ये नहीं कोशिश छोड़ना है, सिर्फ सेरेनिटी प्रेयर करना है, पहले तो कोशिश ही करना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम लोग जब कोशिश करते हैं ना तो रातों रात रिजल्ट मांग लेते हैं। लेकिन कोई आर्टिस्ट जब एक बड़ा पत्थर को काट के एक अच्छा सा मूर्त बनाता है ना, तो रातों रात बन नहीं सकता। इसे थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन कहा जाता है। इसमें होता क्या है, बहुत धीरज के साथ थोड़ा 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 कह के समय लेना होता है। खुद को पता होना चाहिए कि बहुत समय लगेगा, मेरा काम है सिर्फ बोलना, मेरा काम है सिर्फ बोलना, मैं तो बोलूंगा क्योंकि यही मेरा धर्म है। मैं अपनी आंखों के सामने ये नहीं देख सकता कि मेरा अपना बच्चा गलत दिशाओं में चला जाए और मैं सेरेनिटी प्रेयर करता रहूं। ऐसा तो होने वाला नहीं है। एक तो धीरज, दूसरा है वो जो पेशेंस, और एक टॉलरेंस, भगवान का सहायता मांगना है, और बहुत सॉफ्टली बताना है। कुछ समय तक हम करेंगे, चाहे ये 1 साल हो सकता है, 6 महीना हो सकता है, 2 साल हो सकता है, 5 साल हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। या तो मैं जो कर रहा हूं इसके चलते आफ्टर 5 इयर्स हो सकता है कुछ बदलाव आया, यानी तोड़ते तोड़ते एक अच्छा सा मूर्त हम बना सके हैं। या फिर ऐसा हो सकता है आखिरकार जाकर के हमें लगे कि नहीं यार ये तो बदलने वाला है नहीं, तो इससे हमें मान के ही चलना पड़ेगा। तो इसमें समय लगता है। भगवान पे भरोसा रखिए, पेशेंस और टॉलरेंस का प्रैक्टिस करिए। रातों रात कुछ भी चीज सुधरने वाला नहीं है, इसको मान के आप कोशिश करते रहिए। एक दिन आपके अंदर से ही आवाज आएगा, चल यार मान ले ये बदलने वाला नहीं है। या फिर आपके मन से ही एक ग्रेटिट्यूड पैदा होंगे, थैंक यू गॉड, इसमें बदलाव आ रहा है। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है, आप करते चलिए। थैंक यू जी, बहुत 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 धन्यवाद। ये बहुत ही इस एंगल से मैंने नहीं सोचा था। थैंक यू सो मच सिमरन भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए निशित भाई का प्रश्न है। निशित भाई स्वागत है आपका। थैंक यू अमित भैया। मैं निश्चित एक शराबी
ईश्वर की कृपा और आप सब लोगों के साथ की वजह से आज के दिन शराब से पहले जहरीले रूप से दूर हूँ। जैसा अपना ये टॉपिक है कि एक्सेप्टेंस इज आंसर टू ऑल माय प्रॉब्लम्स टुडे, तो हम जॉब प्लेस पे ये कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हम वहाँ पे सब कुछ तो एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते, तो वहाँ पे बहुत दिक्कत होता है। और अगर कुछ एक्सेप्ट नहीं करता हूँ तो कई जगह पे इग्नोर कर सकता हूँ, करता भी हूँ, पर कई जगह ऐसी होती है कि मैं इग्नोर नहीं करूंगा और बोलेगा तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट या एंगर वो सब बाहर आ रहा है, तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, आपका सुझाव चाहिए था। थैंक यू। एक बार फिर बोलिए, इस प्रश्न को मेरे को थोड़ा समझना है। जॉब प्लेस पे हम सब कुछ तो एक्सेप्ट नहीं कर सकते, किसी का बिहेवियर है, हमारे कलीग्स का है, ऊपरी अधिकारी है या निचले अधिकारी है, सबका सब कुछ तो एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो वहाँ पे हम कैसे अपना रवैया और कुछ कैसे कर सकते हैं, क्योंकि कई जगह पे अगर मैं कुछ एक्सेप्ट करता हूँ इग्नोर करके निकल जाता हूँ, पर कई कई चीजें ऐसी होती है कि मैं एक्सेप्ट नहीं करना चाहता हूँ, मीन्स नहीं कर पाता हूँ, और फिर मेरा जो रिजल्ट है रिएक्शन हो जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट बाहर आ रहे हैं, तो उस वक्त पे मैं क्या कर सकता हूँ। तो कैरेक्टर डिफेक्ट बोले तो क्या आता है? एंगर आता है ना? एंगर आता है, फिर मैं कुछ भी मैं उसको बोलेगा तो फिर मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने ये गलत कर दिया, लगता तो है फिर, पर कई बार ऐसा होता है कि वो लोग फिर मेरे को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। राइट। समीरन भाई, इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर ले क्या? मेरा भी ये मन में ये प्रश्न था, ऐसी कोई समस्या मेरे साथ में भी होती है। तो जो निशित भाई का भी जो प्रश्न है, मेरे बॉस है, मेरे कलीग्स हैं, मानो वो डिसरेस्पेक्टफुल है, मानो वो डिसऑनेस्ट है, और मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि हाँ भाई ये तो ऐसे ही है, इनके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मतलब अगर उस केस में अगर मेरे साथ में गलत व्यवहार होता है तो गुस्सा आता है, तो मुझे क्या करना चाहिए? और क्या मैं अगर एक्सेप्ट करता हूँ उनको, तो क्या मैं उनके जो ये गलत व्यवहार है उनके अंदर मैं साझा हो जा रहा हूँ, कॉम्प्लिसेट हो जा रहा हूँ उनके उनके जो व्यवहार चल रहे हैं? बिकॉज हम एक कंपनी में काम करते हैं, तो एज अ होल होता है ना रिजल्ट। तो कई बार लगता है कि यार नहीं, मुझे बोलना चाहिए, ये चीज नहीं होनी चाहिए ऐसी। जी, थैंक यू। देखिए, एक चीज तो वो अभी बहुत चलता है तो हमको भी इसका प्रैक्टिस करने को मिलता है, वो है कि बॉस इज ऑलवेज राइट। जो भी मुलाजिम हैं उनको ये चीज दिमाग में, दिल में बिठा लेना है कि देयर इज अ फॉर्मूला कि जॉब इज बॉस इज ऑलवेज राइट। यानी बॉस कुछ भी कहे, आप उनसे बहस मत करें। वो अगर आपसे कोई सलाह मांगे, आप सलाह दे सकते हैं। वो आपसे अगर कोई सजेशन मांगते हैं या फिर कुछ भी, ये आप दे सकते हैं। अदरवाइज उनके साथ भिड़िए मत। ये प्रोफेशनल फील्ड का एक दस्तूर है। ये शराबी के लिए भी लागू होती है, जो शराबी नहीं होते हैं उनके लिए भी लागू होती है। नंबर 1, तो वो जैसे भी है, वो अपना ऊंचा शक्ति है, उनको मान लेना है भाई। उनके साथ भिड़ना नहीं है, बदलने की कोई कोशिश करना ही नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरा है कि अभी कोलीग लोग हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि बिग बुक हम पढ़ते हैं तो उसमें बताया जाता है कि हमारे अंदर रिसेंटमेंट कब पैदा होती है। सेल्फ एस्टीम को कोई अगर हर्ट करे तो रिसेंटमेंट पैदा होती है। कोई फाइनेंशियल इशू को लेकर के कोई ठेस पहुंचाना चाहता है, ये हमें लगता है, तो हमारे अंदर रिसेंटमेंट पैदा होती है। मेरा सिक्योरिटी सिस्टम को अगर कोई चैलेंज करता है, मेरे वजूद को अगर कोई मिटाना चाहता है, तो मेरे अंदर रिसेंटमेंट पैदा होती है। तो जैसे रिसेंटमेंट पैदा होती है, उसी से बताया जाता है कि हर एक किस्म के और भी खराब चीजें पैदा होने लगती है चिंतन में, मन में। तो वो सबसे बड़ा ऑफेंडर बताया गया। तो जब भी मेरे अंदर रिसेंटमेंट पैदा हो, सबसे पहले मेरे को एक्नॉलेज करना है कि मेरे अंदर रिसेंटमेंट पैदा हुआ है।
जो कि अगला एंगर आउटबर्स्ट होने वाला है। और एंगर आउटबर्स्ट होगा तो मुझ जैसा इंसान, कम से कम मैं तो नॉनसेंस बन जाता था, अभी भी होता है। उस वक्त मेरा सेंस काम नहीं करता, मैं कहाँ हूं, कि लोग के सामने हूं, क्या बोलना चाह रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, क्या कर रहा हूं, मेरे को तो कोई सेंस काम ही नहीं करता। हर बार इस एपिसोड के बाद क्या देखते थे, सिर्फ लॉस ही लॉस। तो कई लॉसेस के बाद जाकर के, ये हमने पढ़ा है, सुना है कि इसको प्रैक्टिस करना है, लेकिन गुस्से में ना मेरे अंदर एक अद्भुत सा एरोगेंस पैदा हो जाता था। चल जो होगा देखा जाएगा, मैं बक देता था। तो आखिरकार देखते थे कि सिर्फ लॉस ही लॉस, फेस लॉस, अपना पोजीशन का लॉस, स्टैंडर्ड का लॉस, बहुत सारे लॉसेस, रिलेशनशिप लॉस। तो बाद में मैंने एक प्रैक्टिस खास तौर पे करना शुरू किया था। मैं किसी पे रिसेंटफुल हुआ, मेरे अंदर एंगर पैदा हुई, मैं मुंह नहीं खोला। शाम को ऑफिस से घर आए या तो मीटिंग रूम में इस इमोशनल डिस्टरबेंस को मैंने उतारा, फिर अपना स्पॉन्सर से फोन किया, उनसे बात किया। कभी कई बार ऐसा देखा गया कि वो लोग जो भी बोल रहे हैं मैं गलत उसका अर्थ निकाल रहा था। स्पॉन्सर के साथ बात करने से ये क्लियर हो गया। कई बार ऐसा देखा कि ये लोग सच्ची में गलत है, मैं ही सही था। लेकिन ये पूरा चीज शेयर करने के बाद स्पॉन्सर जब उसका जीवन का एक दो चीज उससे रिलेटेड हो या फिर दूसरी बात भी हो, उसको लेकर के ये शेयर करते हैं ना, तो हम अपने अंदर एक हल्कापन महसूस करते हैं। फिर जाकर के स्पॉन्सर क्या बोलते हैं, अरे यार ये लोग भी बीमार है। तो तेरे अंदर जो इमोशनल बीमारी है, तेरे अंदर स्पिरिचुअल बीमारी है, तू जानता नहीं क्या करना सही है क्या करना गलत है, तो सिर्फ क्या ये शराबी होने के नाते ये लाइसेंस सिर्फ तेरे को ही मिला है? ऐसा तो नहीं, वो लोग भी बीमार है, हो सकता है स्पिरिचुअली बीमार हो। तो बीमार इंसान से भिड़ना नहीं है, उनको प्यार करना है, उनको माफ करना है। माफ इसलिए नहीं करना है कि तेरे को संत बनना है, माफ इसलिए करना है क्योंकि एंगर इज अ डुबियस लग्जरी फॉर एन अल्कोहलिक। तो उनसे प्यार करना है, उनको माफी मांगना है, हो सके तो थोड़ा बहुत अवॉइड भी करना है, लेकिन उनके साथ कोई गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए क्योंकि वो मेरा प्रोफेशनल फील्ड है। तो ये एक ट्रेनिंग की बात है, ये एक प्रोसेस की बात है। इस प्रोसेस को जब से मैंने फॉलो करना शुरू किया और धीरे धीरे सोब्राइटी में आगे बढ़े, धीरे धीरे अपना अंदर का जो तेज है ना वो धीरे धीरे कम होता गया। ये लॉसेस ही हैं जो आखिर में हमको समझाया कि सिमरन ये जो तू बात करता है सारे लॉसेस ही तो आते हैं, प्रॉफिट तो कुछ आता नहीं। और दूसरी बात यह है कि ये लोग तो सुधरने वाला है नहीं, ये तो सुधरे भी नहीं, लेकिन लॉस तेरा ही हुआ है। ये सारे लॉसेस और स्पॉन्सर के साथ बात करना, शेयर करना, रिसेंटमेंट के ऊपर काम करना। फिर एक चीज का प्रैक्टिस हमने अपना जीवन में इंट्रोड्यूस किया था कि आज का रिसेंटमेंट मैं आज ही खत्म करके तभी जाऊंगा मैं सोने। तो रात का जो इन्वेंट्री है उसमें अब किन के ऊपर रिसेंटफुल हो वो लिखो, क्यों रिसेंटफुल हो लिखो, बिग बुक में पढ़ो रिसेंटमेंट चैप्टर को, क्या करना चाहिए वो आप करने की प्रयत्न करो। लेकिन कई बार मैं अपने अनुभव से देखा हूं कि रिसेंटमेंट इतना गहरा है, या तो मैं रेडी नहीं हूं उसको छोड़ने में, या फिर मैं चाह रहा हूं लेकिन फिर भी नहीं निकल रहा है, ऐसा भी होता है, ये हमने देखा है। तो मेरा काम क्या है, मैं इससे निकलूंगा, ये मेरा टारगेट है। मैं प्रार्थना करके सोया, अगला दिन सुबह पहला प्रार्थना इस विषय नहीं किया, भगवान इस रिसेंटमेंट को हटा दीजिए, भगवान इस रिसेंटमेंट को हटा दीजिए। करते 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 कभी 7 दिन में गया, कभी 15 दिन में गया, कभी 1 महीने में गया, कभी 1 साल भी लगा। क्योंकि चोट जितना गहरा है भाई, भरेगा ही उतना दिनों के बाद ही भरेगा। ये कोई ऐसा चिप नहीं कि आज बोला कि आज झट से हो गया, होगा नहीं। लेकिन क्या है, एक प्रॉमिस है खुद के साथ, एक कमिटमेंट है कि रिसेंटमेंट को लेके मेरे को चलना नहीं है क्योंकि ये पॉइजन है। इसको लेके अगर चलेंगे तो सोब्राइटी का मजा हम ले नहीं पाएंगे। तो
इसमें अगर आप कमिटेड हो तो ये प्रोसेस आप जारी रखो। बाकी भगवान कब उठाएंगे, कब आपको मुक्ति देंगे तो उनके हाथ में है, लेकिन लगे रहो मुन्ना भाई, ये अगर करते हैं तो निकल जाएंगे। कम से कम एक चीज का तो कमिटमेंट हो कि मुंह नहीं खोलेंगे, गलत व्यवहार नहीं करेंगे, गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि मैं आज का दिन एक सोबर AA मेंबर हूं। इस तरह से अगर चल सकते हैं तो मेरे ख्याल से लाभ मिलेगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच। बहुत ही प्रोफाउंड एक्सपीरियंस सुमन भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ने से पहले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा सेशन जा रहा है। और अभी जो हमारा जो बात चल रही थी एक्सेप्टेंस पे और हम क्या एक्शन ले सकते हैं, तो एक और क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा था सुरेंद्र भाई की, ये ए में ही आने के बाद में मुझे ये पता चला कि मुझे बहुत सारी चीजों में ना कहना सीखना है। पहले तो मुझे यही किया, मैं नहीं जाऊंगा भैया, मैं आज के दिन शराब नहीं पीऊंगा। लर्न टू से नो, ये कहता है। ये भी कहता है कि एक्सेप्टेंस इज आंसर टू ऑल माई प्रॉब्लम्स। तो क्या ये दोनों पैराडॉक्सिकल चीज नहीं है, विरोधाभास नहीं है? यानी ना भी बोलने को कहा जाता है और एक्सेप्ट भी करने को बोला जाता है। जी हाँ? देखिए, मैं शुरू में एक बात कही थी कि एक्सेप्टेंस का मतलब होता है मूविंग फॉरवर्ड। सच को स्वीकार भी करो, मूव फॉरवर्ड, यानी आगे बढ़ो। तो मुझ जैसा इंसान शराब के आगे पावरलेस है, ये जब मैंने माना, ये सच को माना, ये मेरा एडमिटेंस है। तो मूव फॉरवर्ड तो क्या बताया जा रहा है? ए का जो मतलब सजेशंस है, उसमें दो लिस्ट है, एक डूज है, एक डोंट्स है। तो मैंने ए का प्रोग्राम अगर एक्सेप्ट किया एज अ सॉल्यूशन टू माय प्रॉब्लम, देन मुझे डूज भी फॉलो करना है, डोंट्स भी फॉलो करना है। डोंट्स में जैसे आता है अवॉइड बैड कंपनी, तो इसमें ये नहीं बोला गया कि बैड कंपनी को आप एक्सेप्ट करो। कि प्रोग्राम ऑफ रिकवरी को अगर आपने एक्सेप्ट किया तो जाकर के आप ABC जरूर करें, क्योंकि ये ए का सुझाव है। आपको ना बोला गया, क्या क्या बोला गया? हंग्री, एंग्री, लोनली, टायर्ड। ये सारी चीजों में क्या बताया गया? आपको ना बोला गया। हंगर, एंगर, लोनलीनेस और टायर्डनेस, ये चार चीजों में आपको लेकिन ना मान के ही चलना पड़ेगा, क्योंकि यू हैव एक्सेप्टेड द प्रोग्राम ऑफ रिकवरी सजेस्टेड बाय AA। यानी एक्सेप्टेंस मीन्स डिसिप्लिन्ड एक्शन, और डिसिप्लिन्ड एक्शन में कुछ डूज भी होंगे और कुछ डोंट्स भी होंगे। ये डूज और डोंट्स मिला के ही ये प्रोग्राम है जिसको हमने एक्सेप्ट किया। इसीलिए कुछ चीजों में हम हाँ बोलेंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे, और कुछ चीजों को हम ना बोलेंगे। मुझे तो इतना ही समझ में आता है। थैंक यू। जी, थैंक यू सो मच मोहन जी। दोस्तों, अभी भी हमारे पास में 20 मिनट का समय शेष है, और यदि आपके कोई प्रश्न हो आज के टॉपिक को लेकर, स्वीकार्यता, स्वीकार करना मेरी सभी समस्याओं का समाधान है, एक्सेप्टेंस इज आंसर टू ऑल माय प्रॉब्लम्स, तो आगे आइए, निर्देश कीजिए। जब तक कोई हैंड रेस नहीं है, एक और
अब बेसिकली आपका एक्सपीरियंस करना चाहता था समीरन जी कि ये जो पैराग्राफ है इसमें थोड़ा आगे चल के लिखा हुआ है कि अगर मैं पीपल प्लेसेस सिचुएशंस थिंग्स को उसी तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ तो इन अ वे मैं गॉड की क्रिएशन को, गॉड के डिसीजन को चैलेंज कर रहा हूँ एंड नथिंग इज वेस्ट इन गॉड्स इकोनॉमी। तो ये सुनने में, पढ़ने में मुझे बहुत अच्छा लगा। बट आपके कैसे एक्सपीरियंसेस रहे इसको इस पर्टिकुलर चीज को फॉलो करने में, यदि आप शेयर कर पाए तो। देखिए, मैंने एक जगह पढ़ा था कि when we refuse to accept the reality of today, we are denying faith in our higher power. This can only bring suffering. ये जो लाइन मैंने पढ़ा, क्या ये आप जो बोल रहे थे उसके साथ मिलता जुलता है? जी। तो मुझे ये प्रोग्राम क्या बताता है कि आपका जो डेली लिविंग का जो रियलिटी है उसको आप एक्सेप्ट करना है। क्योंकि तीसरा कदम हम लोग जब करते हैं उसमें बताया जाता है कि फ्रॉम नाउ ईयर आफ्टर इन दिस ड्रामा ऑफ आवर लाइफ, ऐसा बताया जाता है ना कि गॉड इज आवर डायरेक्टर। मानिए कि शाहरुख खान सुबह 9 बजे किसी स्टूडियो में जाते हैं, वहां उनका डांस प्रोग्राम है काजल जी के साथ, करके 12 बजे दूसरा स्टूडियो में चला जाता है, वहां उनका डायलॉग बाजी है सलमान खान के साथ। 2 बजे कोई और स्टूडियो में चला जाता है, वहां जूही चावला के साथ उनका रोमांटिक सीन है। फिर 5 बजे किसी और स्टूडियो में चला जाता है, वहां अमरीश पुरी के साथ उनका फाइटिंग सीन है। एक ही शाहरुख खान है। हम शाहरुख को हीरो मानते हैं, लेकिन शाहरुख खान खुद डायरेक्टर को हीरो मानता है। उसका काम स्क्रिप्ट लिखना नहीं है, बल्कि जो किरदार उनको दिया गया है वो किरदार वो अच्छी तरह से निभाए, यही उनका खासियत है। तो जब हम तीसरा कदम सही तरह से, सही मायने में करते हैं ना, तो हर दिन के जीवन में जो भी परिस्थितियां आती हैं हमारे सामने, हम खुद को एक बार याद करा देते हैं कि हमने अभी क्या ठान लिया है, कि ऐसा अगर सिचुएशन है तो इस सिचुएशन में मुझ जैसे आदमी को क्या करना चाहिए। तो वही हम करते हैं। और बिग बुक जो उसका जो मतलब वो हार्ड कवर बिग बुक जो है, उसका आखिर में शायद पेज नंबर 420 में वो ईश्वर का इच्छा क्या है उसके बारे में कुछ बताया जाता है। कुछ इस तरह कई बातें बताई जाती हैं। तो कोई शिकवा गिला नहीं, कोई कंप्लेन नहीं, कोई कंपटीशन नहीं, कोई क्रिटिसिज्म नहीं। जीवन मेरे सामने जो भी परिस्थितियां ला रहा है, मेरे को मानना है कि भगवान द्वारा दिया गया परिस्थितियां हैं। इनमें जो रोल मेरे को सूट करता है वो रोल मेरे को एक्सेप्ट करना है और सही तरह से, अच्छी तरह से वो किरदार मुझे निभाना है, बस। ऐसा करके मैं अगर चल पाता हूं, यानी मैं अपने भगवान को मानता हूं। और जब मैं या तो कंप्लेन या फिर क्रिटिसिज्म या फिर कंपैरिजन इसमें चला जाता हूं, ये प्रोग्राम बताता है दैट मीन्स वी आर डिनाइंग फेथ इन आवर हायर पावर। और जब भी ऐसा मन का भाव रखते हैं, यानी ये प्रोग्राम से हम हट जाते हैं। और ये प्रोग्राम से अगर मन को हटा लेते हैं, तब जाकर के होता क्या है, दिस कैन ओनली ब्रिंग सफरिंग। तभी हम भुगतते हैं। तो मेरा पैरामीटर ये है, कभी भी अपना दिनचर्या में कोई ऐसा परिस्थिति बन जाता है, सिचुएशन आ जाता है, जिसके चलते मैं अगर अनमैनेजेबल हो जाता हूं, तो तुरंत मैं खुद को याद दिलाता हूं, यार तू लेकिन तीसरा कदम से हट गया है। तू अपना इच्छानुसार एक स्क्रिप्ट लेके घूम रहा था, लेकिन जैसे ही जीवन तेरे को दूसरा स्क्रिप्ट दे दिया, तूने डायरेक्टर के ऊपर गुस्सा हो गया। तो ये मैं नहीं कर सकता हूं।
तो ये समझ आने में कई साल लगा था मेरे को। हालांकि तीसरा कदम तो मैं कब का कर चुका था। तो तीसरा कदम करना और तीसरा कदम पे जीवन जीना दूसरी बात होता है, मेरे ख्याल से। कम मेरे को तो ऐसा ही अनुभव है। लेकिन सही में अगर हर दिन मैं तीसरा कदम लेता हूँ, सिर्फ प्रार्थना नहीं, बिग बुक पेज नंबर 62 लास्ट पैरा से 63 सेकंड पैरा तक पूरा पढ़ना होता है, उसको सोचना होता है, उस ऊपर जीवन को आधारित करना होता है। जब जब मैंने ये कोशिश किया, तब से मैं देखा आज भी जीवन में बहुत ऐसा कुछ घटता है जो कि अनवांटेड है, लेकिन आज वो चीज अगर घटता है तो मेरा लाइफ अनमैनेजेबल नहीं होता है, बल्कि मेरे को याद पड़ जाता है कि ऐसा स्थिति में क्या करना है। क्योंकि यूज ऑफ प्रिंसिपल वी आर इज एजेंट, ऐसा लिखा हुआ है। मैं कुछ ऐसा करूंगा ही नहीं जो हमें शोभा नहीं देती। मैं कुछ ऐसा करूंगा नहीं जो कि एक ओल्ड टाइमर को शोभा देती है। मैं कुछ ऐसा करूंगा नहीं जो कि एक ए मेंबर को शोभा देता है, एक सोबर मेंबर को शोभा देता है, बिकॉज आई एम इज एजेंट। तो हर एक शब्द जो वहां लिखा हुआ है, एक एक शब्द को लेकर के अपने जीवन को पे अगर लागू करते हैं, उस पे काम करते हैं, तो धीरे 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 अपना पर्सनालिटी में एक बदलाव आ जाता है। तब जाकर के होता क्या है, जीवन में कोई भी ट्विस्ट आए, ज्यादा तौर पे हम लोग अनमैनेजेबल होते नहीं। ऐसा ही मेरा अपना अनुभव है। थैंक यू। थैंक यू सो मच अरविंद जी, बहुत बहुत ही सुंदर अनुभव। दोस्तों, अभी भी हमारे पास में 12 मिनट का समय शेष है, तो यदि आपका कोई प्रश्न हो, स्वागत है आपका। जी अरविंद भाई, स्वागत है। आप बैक की माइक यूज कर लीजिए। धन्यवाद अमित भाई। नमस्कार भाइयों, मैं अरविंद कोहली। मेरा सवाल ये था कि पीपल, प्लेसेस और सिचुएशन को एक्सेप्ट बिना किसी पूर्व धारणा के एक्सेप्ट करना, ऐसा बताया गया। कर भी पाता हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इंस्टेंट रिएक्शन आ जाता है, इंस्टेंट गुस्सा। हालांकि उसको मैं बाद में रिग्रेट भी कर पाता हूँ, और कई बार ऐसा होता है कि मैं रिएक्ट नहीं करता हूँ, चीज को समझता हूँ कि बहस में नहीं पड़ना है, पेशेंस और टॉलरेंस की जैसे अभी सर ने बात की वो कर पाता हूँ, लेकिन ओवर थिंकिंग में चला जाता हूँ। तो उस चीज को उसकी सोच को लेकर के मेरा कुछ समय जाता है, वो थोड़ी सेरेनिटी लॉस होती है मेरी। ओवरकम तो कर वो पाता हूँ, उससे मूव ऑन भी कर पाता हूँ, लेकिन फिर भी ये चीजें होती रहती हैं कई बार। और एक सवाल और था कि मैंने तो स्वीकार किया कि मैं अल्कोहलिक हूँ और मैं इसके आगे शक्तिहीन हूँ, लेकिन मेरे अल्कोहलिक होने का जो सोशल एक्सेप्टेंस है, उसको लेके मेरे मन में कहीं ना कहीं अननोन फियर है। उसके लिए क्या करूँ मैं? ये सवाल था। आप जो पूछे हैं उसका पहला पार्ट तो ये है कि पीपल प्लेसेस सिचुएशन को आप ज्यादा तौर पे एक्सेप्ट कर पाते हैं, लेकिन कभी कभी रिएक्ट कर जाते हैं। तो देखिए, ये प्रोग्राम को फॉलो करते हुए आज तक ऐसा हुआ नहीं, किसी ने दावा नहीं कर सका कि उसने कभी मिस्टेक किया ही नहीं। शुरुआती दिनों में मेरे को पता है, अपनी लड़की को मैं कुछ मारा था, पीटा था। फिर रोते रोते मैं अपना स्पॉन्सर के पास गया और जाकर के बोला कि मेरे अंदर कोई बदलाव है नहीं, मैं बुरी तरह से अपनी लड़की को पीट के आया आपके पास, बहुत खलबली हो रही है अंदर, मेरे को लगता है कि मैं शराब पी लूं। तो उन्होंने एक बात पूछी कि सिमरन, जब आप पी रहे थे तब ऐसा होता था? हम बोले हाँ जी होता था। कितने दिनों के बाद होता था? हम बोले हफ्ता 10 दिन में तो होता ही था। अच्छा,
उन्होंने बोला अच्छा। इस बार ऐसा हरकत जो आपने किया कितना दिन बाद किया? तो मैं याद करने लगा और मेरे को याद पड़ा कि 7 महीने के बाद। तो मैं उनको बोला सर 7 महीने के बाद ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने मुझे प्रश्न किया कि फिर भी आप बोलोगे कि आपके अंदर कोई इम्प्रूवमेंट आया नहीं? तो वो जो चीज है ना, वो मुझे बहुत शांति दी थी। कई मैंने पढ़ा था, उसमें लिखा है कि इट्स ओके टू मेक मिस्टेक्स, वी आर ह्यूमन, वी आर सपोज्ड टू मेक मिस्टेक्स। ये जो ह्यूमननेस है ना अपना, इसको एक्सेप्ट करना बहुत टफ बात है। लेकिन जैसे जैसे हम सोब्राइटी के राहों में चलते हैं, धीरे धीरे अपना ह्यूमननेस को पहचानते हैं, 6वां 7वां कदम के बाद भी लेने के बाद भी क्या क्या दिक्कतें आ जाती हैं, कैसे कैसे हम थोड़ा बहुत स्लिप कर जाते हैं, कैसे कैसे प्री ऑक्यूपेशन फैंटेसीज वगैरह आ जाती है। जब हम देखते हैं ना, तब अपने आप को पता चलता है कि ये अपना ह्यूमननेस है। आप ह्यूमन है, पूरी तरह से परफेक्ट तो हम हो नहीं सकते। लेकिन एक जगह लिखा और है, एक चीज मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। इट इज अ परफेक्शनिस्टिक पीपल प्लीजिंग पर्सन दैट डिमांड्स रिट्रीब्यूशन फॉर मिस्टेक्स एंड नेवर वांट्स टू फॉरगेट देम। हमारे अंदर एक अल्कोहलिक पर्सनालिटी में एक कैरेक्टरिस्टिक है, एक कैरेक्टर प्रॉब्लम है, वो है परफेक्शनिज्म। हमें लगता है कि हर चीज में हमें 100% परफेक्ट होना पड़ेगा। जब तक हम परफेक्ट है तब तक हमें अच्छा लगता है। लेकिन कभी भी थोड़ा बहुत गलती अगर हो जाता है ना, उस चीज को लेकर के ऑब्सेशन पैदा हो जाती है। क्यों किया, क्यों किया, क्यों किया, वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा। तो ये जो अपना ह्यूमननेस है, इसको एक्सेप्ट करना और अपना जो परफेक्शनिज्म है उससे निकल के आना, और परफेक्ट होने से चारों ओर जो लोग हैं वो देखेंगे, वो हमें कुछ अच्छा कुछ ऊंचा कुछ समझेंगे। ये जो भावना है, इस चीज से लेकिन निकल के आना है। ये भी सोब्राइटी का जो जर्नी है, इसमें एक चैलेंज है अपने आप में। शुरुआती दिनों में हमें भी बहुत सताया था ये सब चीज, लेकिन ये प्रोग्राम अपना स्पॉन्सर्स, जो नजदीकी जो फेलो मित्र लोग हैं, इनसे बात करते हुए, काम करते हुए धीरे धीरे मैं अपना जो लिमिटेशन है, ह्यूमन लिमिटेशन है, उसे मैं एक्सेप्ट कर पाया। ये एक आपका पहला जो प्रश्न बताया। ये जो ओवर थिंकिंग, आप कुछ बोले नहीं लेकिन दिमाग में चैटरिंग चालू हो गया, दिमाग में कॉन्वर्सेशन चालू हो गया। ये तो हम लोगों को होना ही है, क्योंकि मेरे अंदर एक ऑब्सेसिव पैटर्न है। शराब को लेकर के भी एक ऑब्सेसिव कंपल्सिव ट्रेट हुआ करता था। आज के दिन शराब नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ स्पेशल कुछ घट जाता है, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। पॉजिटिव अगर होता है तो बार बार उसको चाहते हैं हम, रिवाइंड प्ले, क्योंकि जितने बार इसको हम रिवाइंड और प्ले करते हैं ना, एक गुड इमोशंस हम फील करते हैं। लेकिन जब भी हमारे साथ कोई नेगेटिव कुछ घटता है, नेगेटिव इमोशंस भी पैदा हो जाती है ना, तब भी ये ऑब्सेसिव पैटर्न क्या करता है, रिवाइंड एंड प्ले, रिवाइंड एंड प्ले, रिवाइंड एंड प्ले, यही करता है। ये एक दिमागी प्रॉब्लम है जो कि हर एक शराबी में है, आप अकेले नहीं, हमारे अंदर भी होता है। तो ये अगर ओवर थिंकिंग होता है तो होने दे, इसमें कोई हम तो कुछ कर नहीं सकते। इसमें भी एक चीज है कि अपना जो पावरलेसनेस है इसको हम एडमिट करें, ये हम शेयर करें, ये हम लिखें और अपना भगवान से विनती करें कि भगवान, ये जो ऑब्सेसिव थॉट्स जो रिपीटेडली चल रहा है, इसको आप जरा हटा दीजिए, क्योंकि इसको हटाना मेरी बस की तो बात नहीं है। कुछ देर प्रार्थना करने से देखते हैं थोड़ी देर में मन शांत हो जाता है, कोई नया प्रोजेक्ट आ जाता है, कोई नया सोच आ जाता है, किसी का फोन आ जाता है, कोई किसी का बुलावा आ जाता है,
और हम लोग इस चीज से निकल के बाहर आ जाते हैं। तो ये प्रैक्टिस करना है, क्योंकि वंस एन अल्कोहलिक ऑलवेज एन अल्कोहलिक। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप जिंदगी भर कभी भी शराब पिएंगे तो दोबारा उस स्थिति में पहुंचेंगे। तो अपना जो मेंटल, अपना जो इमोशनल, अपना जो स्पिरिचुअल स्टेट है जिसमें ये प्रॉब्लम्स है, ये लेकिन रहेगा, ये हमें छोड़ के जाने वाला है नहीं। और एक दूसरा चीज था कि अल्कोहलिक बोल के हम आप खुद को मान लिए थे, लेकिन एक सोशल ट्रॉमा है आपको। ये सोशल ट्रॉमा सबका रहता है। मैं जब सोब्राइटी में आया था, हालांकि मुझे पता नहीं कि आप कब आए ए में, लेकिन मैं जब ए में आया था तब ये इतना सोशल मीडिया वगैरह था नहीं। तो लोग बहुत दिनों तक किसी चीज को याद रख सकते थे। उन दिनों एक न्यूकमर आया था, वो पूछता था, समरन भाई मैं अभी 2 साल का सोबर हूँ, लड़की का शादी कराने जा रहा हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत डर है कि अगर कोई पड़ोसी में कोई अगर बोल देगा कि इसका बाप तो शराबी था, तो अगर ये संबंध टूट जाएगा तो मैंने हंस के उसको एक बात बोला था कि आप उतना इम्पोर्टेंट हो ही नहीं। आपका सोसाइटी जो है वो दूसरा कोई टॉपिक पकड़ लिया है। 2 साल की सोब्राइटी बहुत लंबी होती है उनके लिए। और आज का दिन जो स्थिति है, परसों का टॉपिक आज उसको लेकर के डिस्कस होता नहीं है। इतना टॉपिक्स आ जाते हैं इंसान में वो सोशल मीडिया के जरिए। तो उसमें उतना ध्यान मत दीजिए। भगवान आपके साथ है। आपको पता तक नहीं आपका ये बदलाव से कितने लोग खुश है। आपको पता नहीं कि आपके अंदर ये बदलाव के चलते किन लोगों में कितना उम्मीद जगा है कि उसके घर में भी, उसकी रिश्तेदारी में भी किसी का प्रॉब्लम है। शायद ये लोग सोच रहे हैं कि अभी आपके पास आएंगे, आपसे चर्चा करेंगे कि उनका जो रिश्तेदार इसमें फंस चुका है उसको कैसे निकाला जाए। सोब्राइटी का एक अलग निखार होती है, सोब्राइटी का एक अलग पहचान होती है। वो मिल जाएगा आपको, डरिए मत, भगवान है। हम लोग जब एक नया जीवन शुरू कर रहे हैं भगवान के हाथ पकड़ के उनकी छाया तले, तो गलत कुछ होने वाला नहीं है अपना। यही मेरे को लगता है, यही मेरा अनुभव है। थैंक यू। जी, धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत आभार। थैंक यू सो मच समरन भाई, बहुत ही सुंदर अनुभव। और मुझे यही लगता है ना, इसलिए ही कि हालांकि हम ये बोलते हैं कि ऐसा प्रोग्राम वन डे एट अ टाइम है, बट लेंथ ऑफ सोब्राइटी डज मैटर। ये एक्सपीरियंसेस जो है आपके, हम जैसे न्यू कमर के लिए यही हमें आशा शक्ति प्रदान करते हैं कि धीरे धीरे एक एक दिन के हिसाब से आगे चलते सारी की सारी चीजें पॉसिबल हैं। तो थैंक यू सो मच आपको, इसके सभी मेंबर्स की तरफ से, मेरी तरफ से। और हम बढ़ते हैं। और यदि कोई प्रश्न हो आपका आज के टॉपिक को लेकर, तो स्वागत है। आप हैंड रेज करिए, मैं अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। जी भाई, आपका माइक म्यूट है। नहीं, सॉरी, बाय मिस्टेक। ओके दोस्तों, यदि आपका कोई प्रश्न है आज के टॉपिक से संबंधित, तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। सम्मेलन भाई अभी है हमारे पास, हमारे साथ। कोई हैंड रेज नहीं है, कोई माइक पे अनम्यूट नहीं है। तो एक आखिरी क्वेश्चन बहुत मन में जिज्ञासा हो रही है, इसलिए आपसे पूछना चाहूंगा समीरन जी कि ये जो सारे जो कॉन्सेप्ट है हमारे, एक एक्सेप्टेंस, सरेंडर, ह्यूमिलिटी, टॉलरेंस, ये सब ये आप 12 कदमों के माध्यम से मतलब आप
कैसे कैसे विकास हुआ है इनका, कैसे आपको समझ में आए, और इनकी आज के दिन आप कैसे प्रैक्टिस करते हैं, खासकर एक्सेप्टेंस की या ह्यूमिलिटी की? भैया, शुरुआती दिनों में लेकिन बहुत दुविधा होती थी, हम क्या करें क्या ना करें, क्या सही है क्या गलत है। टेंशन में पड़ जाते थे, इस चीज में हमें क्या करना है नहीं करना है। ये सारी दुविधाएं लेकिन शुरुआती दिनों में होती थी। लेकिन जैसे ए का बताया हुआ रास्ता है ना, कि सबसे अच्छा दोस्त या गाइड जो भी बोलो वो है आपका स्पॉन्सर। कई बार ऐसा हुआ था दोस्तों कि मैं कुछ कांड करके स्पॉन्सर के पास गया, उनको सारी बात शेयर की, मुझे लगा कि वो मुझे तालियां देंगे, लेकिन वो साबित कर दिया कि मैं गलत था। कभी ऐसा होता था, हम जाकर के कुछ बोलते थे, बहुत शर्म लगता था कि मेरे द्वारा कुछ गलतियां हो गई, वो मुझे बोलते थे कि तुमने सही किया। तो ये चीज जब होने लगा तो मेरे को एक चीज का ख्याल हुआ कि यार मैं तो गलत को सही समझता हूँ और सही को गलत समझता हूँ। यानी ये जो मेरा बताया जाता ना, सम ऑफ अस हैव ट्राइड टू होल्ड टू एन ओल्ड आइडियाज एंड द रिजल्ट वाज नील अंटिल वी लेट गो एब्सोल्युटली। तो मुझे लगा था कि मेरे अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बड़ा दिक्कत होगी। तो मैंने काम शुरू किया, ये क्या बोल रहा है, क्या अर्थ है, ये समझाते थे। फिर इनके ऊपर लेकिन काम करते थे हम लोग। तो जैसे जैसे काम करते थे, शुरुआती दिनों में ईगो ज्यादा थी, परफेक्शनिज्म ज्यादा था, बहुत ज्यादा कोशिश करते थे, मुंह में बोलते थे वंस एन अल्कोहलिक ऑलवेज एन अल्कोहलिक, लेकिन अंदर ही अंदर सोचते थे लेकिन हम इतना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो इसको भगा के ही छोड़ेंगे। तो ये सारी चीजें होती रहती थी। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, बहुत सारे गलतियां किए हमने, बहुत जगह बहुत सारे मिस्टेक्स किए हैं। फिर समझ में आया, धीरे धीरे अपना ह्यूमन लिमिटेशन के बारे में पता चला, धीरे धीरे अपने आप को एक्सेप्ट करना शुरू किए। वो जो फॉल्स एक एक्सपेक्टेशन हुआ करता था सब कुछ चला जाएगा, 12 एंड 12 पढ़े जब ठीक से तो पता चला कि नहीं, 2-4 फिर भी रह जाएगा। फिर बाद में लगा कि यार कुछ कैरेक्टर डिफेक्ट्स हमारे अंदर रह जाएगा, और इसलिए रहता है ये कुछ अल्सेशियन डोबरमैन जैसा है, ये रहेगा तब जाकर के हम रोज भगवान के पास जाएंगे, उसके शरण में जाएंगे। क्योंकि पूरा अगर उठा लेंगे तो मुझ जैसे अल्कोहलिक दोबारा ये तो कंप्लेसेंट हो जाएगा, ये इगोसेंट्रिक हो जाएगा, ये सेल्फ राइटियस हो जाएगा। तो सारी चीज तो जाने वाला नहीं है, 2-4 चीज रहेगा। यानी ये ना पूरा एक जर्नी है। हर एक फेज में धीरे 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 हमने कुछ सीखा है। तो पहले सोचते थे अरे अब मेरा 2 साल हो गया, 12 स्टेप कर चुके हैं, 2-4 स्पॉन्सी भी है, क्यों वो ओल्ड टाइमर क्या बोलते हैं, क्या मिडिल टाइमर है यार। तो 5 साल खत्म करने के बाद मुझे को पता चला क्या क्या नहीं जानते थे उन 5 सालों में। फिर मिडिल टाइमर ओल्ड टाइमर में और मिडिल टाइमर में क्या दिक्कत है, डिफरेंस है, हमने ये काम कर रहा हूँ, ये सर्विस कर रहा हूँ, ये पढ़ा हूँ वो पढ़ा हूँ। फिर जब 10-12 साल कंप्लीट हुआ तब जाकर के पता चला कि उन दिनों क्या क्या नहीं जानते थे, और आज के दिन ये पता चलता है कि इतना कुछ है जो कुछ नहीं जानता हूँ। और ये चीज भरी सभा में बोलने से आज कोई शर्म नहीं होती। तो ये एक बदलाव है, एक अंदर ही अंदर एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है। हर चीज लेकिन सिर्फ पढ़ के या समझ के आ जाएगा ऐसी बात नहीं है। तो जिन स्टेज में जो प्रैक्टिस करना था अपना स्पॉन्सर के गाइडेंस से, वो मैंने किया। और आज के दिन उतना कॉन्शियसली अपना जो प्रोग्राम है उसको प्रैक्टिस मैं करता हूँ ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उन दिनों जो प्रैक्टिस किया ना उससे कुछ बदलाव आया है। और उस चेंज कैरेक्टर या फिर चेंज जो पर्सपेक्टिव्स है, जो एटीट्यूड है, या फिर जो चेंज पर्सनालिटी है, उसी को लेकर आज के दिन चल रहा हूँ। या बिग बुक में एक चीज बताया जाता है, पेज नंबर 420, अगर आपके पास हार्ड कवर होंगे तो उसमें देखिएगा लिखा है,
मैं पढ़ के आपको सुना रहा हूं। एक्सेप्टेंस इज द की टू माई रिलेशनशिप विद गॉड टुडे। आई नेवर जस्ट सिट एंड डू नथिंग while waiting for him to tell me what to do. Rather, I do whatever is in front of me to be done, and I leave the result up to him. However it turns out, that's God's will for me. तो आज सुबह में उठा, प्रार्थना किए, उनके साथ एक सम्मत बना, अंदर में एक शांति महसूस की, थोड़ा सा आनंद भी महसूस किया, अपना जीवन शुरू किया। अभी तक जो कुछ भी हुआ है आज के लिए जीवन द्वारा दिया गया वही सारा सरप्राइज है, वही सारा ड्यूटीज है, उसको जितने अच्छे से निभाना चाहिए मैं कोशिश किया। एक जगह मैंने गलती किया, अपनी लड़की के ऊपर ज्यादा थोड़ा चिल्ला लिए, ये गलती मुझसे हुआ है। तो रात में जब इन्वेंट्री करेंगे, आज शायद कर नहीं पाएंगे, वही एक गलती आज मेरे को आया कि मेरे से हुआ है। तो उनसे भी माफी मांगना है, आपसे भी शेयर कर लिए हैं, और आज की जो प्रार्थना में हम बैठेंगे उसमें भगवान से भी माफी मांगेंगे और उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरे द्वारा दिया गया अपनी बेटी को जो मन में जो उसका घाव बना है उसको वो हील कर दे। बस यही है आज के दिन। लाइफ इज इजी नाउ, उतना टेंशन नहीं है, उतना एंजाइटी नहीं है, कहीं बड़ा गलती कर बैठा ऐसा भी नहीं है। भगवान के आशीर्वाद से, आप लोग के दिखाए हुए रास्ते से मैं चल रहा हूँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच सजन जी। मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा आज का सेशन, और उसका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आपके अनुभव हमारे साथ में साझा करने के लिए। और आई होप आगे भी इस तरीके के सेशन में या स्पीकर सेशन में आप जरूर आएं और हमें मार्गदर्शन दें। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीबॉडी। बहुत अच्छा आइडिया है। अनिरुद्ध जी तो बार बार मुझे चौंका देते हैं उन आप लोग के आइडिया से। तो इस बार जब सुने थे कि बहुत बढ़िया एक आइडिया है, तो हमें भी इंटरेस्ट मिला कि चलो देखते हैं होता क्या है। तो भगवान का आशीर्वाद है, आप लोग का प्यार है जिसे ये सेशन चला। मैं भी बहुत एंजॉय किया हूँ। आप सभी लोगों को बहुत धन्यवाद। थैंक यू।